हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में वन शॉट के वीडियो में चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले याद करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड एग्ज़ाम इस साल देने वाला हो या बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। एंड इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। पहला चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध क्या होता है, संबंध और फलन। संबंध क्या होता है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, मेन इम्पोर्टेंट। सबसे पहला संबंध होता है स्वतुल्य संबंध। आम भाषा मतलब खुद के संबंध खुद के साथ। अगर आपके पास यदि a, r में आ जाता है, हर एक कहाँ से आता है, जो भी आपका संबंध आर दे रखा वहाँ से आना चाहिए। खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। उसके बाद सम्मित क्या होता है, यदि ए का संबंध बी से है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बी का संबंध ए से होना चाहिए। ये दूसरी चीज़ है। तो ये टॉपिक पर क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आएंगे ही आएंगे। ए और बी है ना सेट, हर एक एवरी सेट से आना चाहिए। संक्रामक क्या होता है दोस्तों, यदि a, b आर से है, b, c आर मतलब संबंध में b, c आर, तो क्या होता है, तो a का कॉमन संबंध c से हो जाना चाहिए, हो जाता है, तब उसे संक्रामक कहते हैं। ठीक है, तो अगला संबंध है दोस्तों तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होती है, अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तीनों है, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे तुल्यता संबंध। वो जो संबंध है तुल्यता स्वतुल्य है, तब उसे क्या कहते हैं, सम्मित तथा संक्रामक तथा तीनों होती है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक होती है। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। हर साल क्वेश्चन इस पे आते हैं। हमारे चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट अपलोड किए जा रहे हैं। आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें हमारे वीडियोज़ को। तब फलन के प्रकार, एक एकी फलन, बहु एकी, आच्छादक, ये सब आते ही आते हैं। अगर एक इनपुट रखेंगे एक ही आउटपुट मिलता है। ठीक है, एक फलन के प्रकार। ये हमारा क्या है, डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन, ये प्रांत है, यह सप्रांत है। ठीक है, अगर एक इनपुट रखने पर यदि fx1 fx2 के बराबर आ जाता है, fx2 के, तो x1 बराबर होता है x2 के। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए न्यूमेरिकल के वक्त। कहने का मतलब है यदि एक इनपुट रख रहे हैं तो अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं। जैसे एक रखें तो ए मिला, तो दो रखें तो सी मिला। तो ए पर हमें 1 मिला तो 2 के पर हमें भी सी मिला। अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट मिलते हैं। बहुएकाधिक फलन क्या, फलन इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि ये हमारा प्रांत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मना करना चाहूँ, जैसे कि 1 ने मुझे क्या दिया, ए दिया, 2 ने मुझे भी ए दिया, तो बहुएकाधिक फलन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो f1 ने मुझे ए दिया, f2 ने मुझे ए दिया, परंतु, ठीक है, परंतु बट 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग हैं, अलग अलग इनपुट है लेकिन आउटपुट सेम है। इसका मतलब है कि बहुएकाधिक फलन है। आच्छादक फलन जो आपके पास ये प्रांत है, ये आपका सप्रांत है, ये एक्स है, वाई है, इसके अंदर जितने भी पद हैं उन सब की प्री इमेज है, ये यहाँ होनी चाहिए। यानी कि प्रांत किसके बराबर, परिसर के बराबर। जब ऐसी स्थिति आती है तो वो फलन, जिस फलन में प्रांत और परिसर बराबर होते हैं तो वो फलन आच्छादक होते हैं। प्रांत और परिसर बराबर होते हैं। व्युत्क्रम फलन क्या होता है, आगे, यदि कोई फलन आपका कोई फलन है, एकाकी भी है, ठीक है, आच्छादक भी है, ठीक है, एकाकी भी है, आच्छादक भी है, तो वो फलन आपका क्या होगा,
व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। यानी कि आपका कोई एफ है जो कि ए से बी में जा रहा है, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा फलन हमारा, वो फलन होगा एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमणीय फलन कैसे निकालते हैं, जो आच्छादक निकालने की प्रोसेसर होता है, एफ एक्स को क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, प्रोसीजर होता है। जैसे सपोज करो एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, एक्स प्लस 3 वाई बराबर एक्स प्लस 3 मान लेते हैं, तो एक्स का मान हमें यहाँ से निकालना है, तो एक्स माइनस वाई बराबर -3, यही होता है हमारा अच्छा उस स्थिति में क्या होता है ना, ये व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यदि दो फलन है, जी ऑपरेशन एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, जी ऑपरेशन एफ तो एक्स के बराबर ही आएगा, जी ऑपरेशन एफ और एफ ऑपरेशन एफ, तब होगा व्युत्क्रमणीय फलन। नेक्स्ट आता है टॉपिक द्विआधारी सक्रिय बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में क्रम विनिमय, सहचार, तत्समक, प्रतिलोम। बाइनरी ऑपरेशन पहला जो चीज़ है, बाइनरी ऑपरेशन होते क्या हैं, ठीक है। इनमें 2 मॉडल अलजेब्रा पढ़ोगे, बेसिक बीटेक में अलग से बुक आएंगे, ये सब चीज़ें हम अपने चैनल पर डिटेल में समझा रखें। क्रम विनिमय में क्या होता है, यदि आपके पास 2 पद, यदि आपके ए है और बी है, इनमें कोई ऑपरेशन लगाओगे तो किसके ऑपरेशन होगा, बी ऑपरेशन ए के बराबर होगा। ठीक है, ए ऑपरेशन बी करो, बी ऑपरेशन ए करो, आगे पीछे मान बराबर आएंगे, ए और बी होते हैं। ठीक है, वो सेट से आते हैं, ए और बी ओके सेट से आते हैं। सहचार्य क्या होते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इसके बराबर और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के बराबर होते हैं। हर एक ए बी सी कहाँ से आते हैं, बी एस सेट से आते हैं। पहले ए और बी का लिया, फिर बी और सी के ये बराबर है। तत्समक अवयव क्या होते हैं, ई कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ये सेट में होगा, जो भी सेट में मेंशन होगा, तो क्या होता है ना, ए ऑपरेशन ई बराबर ए के बराबर होता है, या आगे से लो या पीछे से लो, ई ऑपरेशन ए के बराबर होता है। हर एक ए आना चाहिए, सेट से ही आना चाहिए। प्रतिलोम क्या होता है, यदि व्युत्क्रमणीय है ए इनवर्स ई, तो आपको क्या देना चाहिए, आइडेंटिटी देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। आप चाहे ऑपरेशन आगे से करो, चाहे ऑपरेशन पीछे से, बिलोंग्स टू सेट होगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, ई जो होते हैं फिक्स होते हैं, लेकिन ए इनवर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। ये मैंने सब चीज़ें डिटेल में बता रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है ये वाला, जिसे आप याद कर लीजिए, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न में। साथ ही साथ इस बार है ना दोस्तों, मुख्य मान जो 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर भी पूछा जाते हैं। ये मेंशन नहीं करते हो दोस्तों, अगर आप ये मेंशन नहीं कर डायरेक्ट सॉल्व करें तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, 2 नंबर या 1 नंबर मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। साइन इनवर्स का प्रांत और डोमेन कोडोमेन कहाँ तक होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं याद कर लो। उसके साथ साथ साइन इनवर्स -x माइनस साइन एक्स होता है, कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x होते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x होते हैं, कॉट इनवर्स x माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स x होते हैं, सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x होते हैं। एक टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ, जिसमें भी कॉस का सेंस दिखेगा ना, पाई करके जरूर आएगा, जैसे कॉस पाई माइनस का हो गया कॉ। ठीक है, ये कॉट सी करके, ये थोड़ा सा याद कर लो, ट्रिक बनाकर याद करा करो, तो मतलब कि टफ तो है नहीं। जैसे कि इस पर भी एमसीक्यू बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होते हैं। सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। एक 3 ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये इसके बाद ये नोट कर लीजिए,
यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉस इनवर्स x। बहुत सारे विविध प्रश्नावली पूछे जाते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स x, एक के साथ एक फ्री, एक याद करोगे एक के साथ एक फ्री। कॉस इनवर्स 1/2 सेक इनवर्स एक क्या होता है, से साइन इनवर्स सेक इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2, कॉट इनवर्स एक एक्स बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स। ये सब के NCERT में ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में एक 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई का गुना करोगे तो एक्स वाई का मान छोटा आएगा। अगर माइनस नहीं लगता, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस लग जाएगा सिर्फ, फिर वही बन जाएगा। ठीक है, ओके। अगर एक्स वाई का मान एक्स का गुना करने पर एक से बड़ा आएगा तो उस केस में फॉर्मूला ये आता है, पाई जुड़ जाता है सिर्फ, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। इसका यूज कभी हुआ ही नहीं, ना के बराबर है। इसका भी इस्तेमाल होगा 2 इनवर्स साइन इनवर्स 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चैप्टर नंबर 5 में भी ज़रूरत पड़ेगी। 2 टेन इनवर्स कॉस इनवर्स ये होता है, टेन इनवर्स के पदों में ये होता है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला प्रश्न आपको मिलेगा साइन के पदों में। ठीक है, तो वो आपका फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अगर प्लस में है तो प्लस लगेगा, अगर माइनस है तो माइनस लगेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट का 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस है तो माइनस लग जाएगा, जैसे माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो फॉर्मूला है इसे डब्बे में बंद करने, देखते रहना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कक्षा 11 में आप पढ़े हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा 2, 1 प्लस कॉस थीटा थीटा बाई 2 होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है क्या दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है जो आपका अवयव। एलिमेंट्स को जब आप पंक्ति में स्तंभ में बना करके रखते हैं, ठीक है, उसी कहा जाता है अवयव। ठीक है, यहाँ पर ये जो है कैपिटल लेटर से दे रखा है अवयव का प्रदर्शित करने का तरीका। ये जो AIJ लिखा हुआ ये अवयव को बताता है, अवयव को बताता है। अवयव A11 बोलूँ, इसका मतलब क्या है, पहला 1 होता है पंक्ति, दूसरा होता है पंक्ति स्तंभ रो कॉलम। पहला रो का इसका मतलब पहला मेंबर, पहला रो का पहला 1 2 लिखा, पहला रो का दूसरा मेंबर 1 2 लिखा। तो कोटि पूछते हैं तो कोटि क्या होती है, रो गुना कॉलम, पंक्ति गुना स्तंभ। ठीक है, तो नया नया मैट्रिक्स लिखते हैं। अगर आपसे पूछते हैं मैट्रिक्स, इसमें कितने रो है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं 2, इसकी कोटि कितने हो जाएंगे 3 गुना 2 6, इसमें अवयव है 3 गुना 2 ही रहेंगे, 3 दूना 6 ना मत नहीं, लेकिन गलत हो जाएंगे। जैसे बेसिक चीज़ आपने पढ़ी रखा हो, अवयव पर सक्रिया जोड़ना और घटाना। आप अवयव को जोड़ या घटा तभी सकते हो जब उनकी ऑर्डर होती है, कोटि होती है, समान होती है। जब अवयव की कोटि समान होती है, ऑर्डर समान होगा, जैसे ये आपका मैट्रिक्स 2 इंटू 2 गुना 3 का है तो B का है 3 इंटू 2 का है, तो ये जुड़ नहीं सकते, ये समान नहीं है। ये आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, B 2 इंटू 3 का है, समान ऑर्डर को जोड़ सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ है। यदि A और B दो मैट्रिक्स हैं, इस मैट्रिक्स का मान लो M क्रॉस N
इसका ऑर्डर मानो P क्रॉस Q, तो ये वाला चीज़ बराबर होगा तभी होगा गुना। सपोज करो मैट्रिक्स 2 गुना 3, दूसरा मैट्रिक्स B है जो 3 गुना 4, तो क्या इसका गुणा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। इधर और इधर बिल्कुल बराबर है। ए बी मैट्रिक्स होगा, निकालोगे उसका ऑर्डर होगा 2 गुना 4। ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है, आप मेरे वीडियोज एक बार चैनल पर देख लें। गुण होता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, शेयर करना। आदिश गुणन मैट्रिक्स A1 A2 A3 A4, इसको मुझे 3 से गुना करना है। ये 3 सब में गुना 3 A2 3 A1 A2 A3 A3 3 8, ये नहीं कि सिर्फ एक पद में होगा, सारे एलिमेंट में गुणांक में। नोट, जैसे कि के कोई कांस्टेंट है, ए और बी मैट्रिक्स है, तो इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा। गुना हो रहा है ए बी सी, जनरली ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते। ए बी सी है ना, ए बी क्या किया, फिर सी है, बी सी का कर रहे हो तो फिर ए सी का कर रहे हो, ये तो बराबर है। पर ए बी बराबर बी ए नहीं होगा कभी भी नहीं। ऐसे ही देखो, ए बी प्लस सी है, ए है, तो ए लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ सी से राइट से हो रहा है, राइट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, इसके बाद आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आई बराबर होता है आई ए बराबर ए के बराबर होता है। ओके दोस्तों, मैट्रिक्स प्रकार हमने जनरली नहीं लिया है, ये मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि आपको मैट्रिक्स के बारे में आते ही आसान है एकदम। जैसे वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, रो और कॉलम बराबर होते हैं, बेसिक से चैप्टर है। अवयव की तुलना जैसे दिया है, क्या मैं देख लेता हूँ, नहीं लिया। अवयव की तुलना, आपको आशा करता हूँ कि विकर्ण अवयव क्या होता है ये सब आपको पता ही होगी। इधर फॉर्मूले की बात हो रही, अवयव की तुलना, जैसे सपोज करो 2 अवयव है, AX 2 ये 3 Y है, यह 2 2 3 3, तो आपसे पूछे AX क्या होगा, X 2 होगा, Y क्या होगा, तो Y 3 होगा। कॉरस्पोंडेंसी एलिमेंट बराबर होगी, सेम तुलना कर सकते हो। परिवर्त अवयव क्या होता है, रो का कॉलम, कॉलम का रो बन जाता है। सपोज करो ए आपका मैट्रिक्स ए 2 3 1 4, इसका मुझे परिवर्त निकालना है, जिसे इन्वर्स करते हैं, डैश से दर्शाते हैं। ये डैश, जैसे पहला रो है, पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये होता है परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसके कुछ खास गुण होते हैं, जैसे एक ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसका फिर से ट्रांसपोज निकालोगे ए तो ए आ जाएगा। ए का जैसे के ए से गुणा किया, ए खुला तो इसका डैश निकालो तो के नॉर्मली रहेगा, ए डैश आ जाएगा। ट्रांसपोज ए प्लस बी का डैश निकालो तो ए डैश प्लस बी डैश का, ए बी का गुणे में डैश निकालो, ए डैश इंटू बी डैश, बी डैश पहले ए डैश बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सममित अवयव क्या होते हैं, यदि ए डैश ए के बराबर आते हैं तो उसे हम सममित अवयव कहते हैं। ए डैश माइनस ए के बराबर आते हैं तो उसे विसम्मित अवयव कहते हैं। यदि कोई अवयव ट्रांसपोज किया है तो ए के बराबर आया है तो सममित है, फिर से आपने माइनस ए के बराबर आया तो विसम्मित है। किसी भी अवयव को सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश बटे में 2, या विषम समित ए माइनस ए बटा में 2 विषम समित, ये चीज़ आ जाएंगे। ये आप लिख लेना, सिंपल चीज़ें। मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑपरेशन सेंड। जैसे कि आपके पास कोई ऑपरेशन की बात हो रही है तो ऑपरेशन के दौरान ए इन्वर्स निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। ऑपरेशन के दौरान जो प्रारंभिक सक्रिया के ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए, तो ये अगर आप उसमें ऑपरेशन लगा रहे हो, रो से शुरू कर रहे हो, सारे में रो से ही करना पड़ेंगे। कॉलम से शुरू कर रहे हो तो सारा में कॉलम वाले ही ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। परंतु डिटरमिनेंट में ऐसा मैटर नहीं करता है,
रो में जो आपके ऊपर मर्जी है, रो में लगाओ कॉलम में लगाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट व्युत्क्रमणीय अवयव। देखो एक कोई मैट्रिक्स है, बी को बी से गुना करने पर आई के बराबर आता है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव, क्योंकि आई कब आता है जब ए इन्वर्स से गुना करेंगे तभी आई आता है। तो ए इन्वर्स की जगह पर क्या है बी है, तो बी आपका क्या हो जाएगा व्युत्क्रमणीय अवयव। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एक बच्चों मेरे बात को याद करना, आप 12th में हो, अगला साल जो अब जाओगे एग्ज़ाम देने कॉलेजेस में, वहाँ पर बुक आपको मिलेगी सारे इंग्लिश में होंगे। मैं हिंदी मीडियम के था, जो मैं फिलिप किताब आई थी, बहुत दिक्कत हुई थी हम लोगों को फल किताब पढ़ने में। दिक्कत ना हो, अभी से हैबिट डाल लो थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी पढ़ाने के। ए बी इन्वर्स होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है, यहाँ पर दो थोड़ा सा मिस्टेक है। ए बी इन्वर्स होता है, ए डॉट बी का इन्वर्स होता है, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। तो प्रारंभिक रूपांतरण से क्वेश्चन करते हैं, ए है कोई मैट्रिक्स दे रखा है, वो उसका क्या निकालना है इन्वर्स निकालना है। तो क्या करते हैं ए रखेंगे, यहाँ पर आई रखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हल करते हैं। इधर जो है एक होता है आई बनाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा क्या बन जाता है ए इन्वर्स बन जाता है। या प्रारंभिक रूपांतरण से कुछ प्रारंभिक रूपांतरण से हर साल आते हैं। तो तीसरा चैप्टर हो गया। चौथा चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स जितने भी पद होते हैं, जितने रो होते हैं, उतने ही कॉलम होते हैं। अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है ना, तो m और n बराबर होगा, एक वर्ग अवयव होता है। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है वर्ग अवयव होता है। डिटर्मिनेंट्स एक हल करने पर डिटर्मिनेंट्स को अंकिक मान हल मिलता है, R1 के सापेक्ष कॉलम के सापेक्ष, तो अंकिक मान मिलता है डिटर्मिनेंट्स को हल करने पर। अंकिक मान जैसे कि ये हमारे A11 है, A12 है, A13 है, A121 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। जब आप प्रसार करते हो तो यहाँ पर आपका प्लस का होता है, इंडिकेटिव का होता है, प्लस माइनस होता है, ऐसे चलता रहता है, प्लस माइनस प्रसार करना तो आपको आता ही होगा। तो R1 के सापेक्ष करना, तो पहला रो कटेगा, इसकी गुना इसके साथ बाहर आ जाते हैं। ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको पता होंगे, ठीक है। MCQs में 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है बिहार बोर्ड में। सपोज करो कोई आपके पास ये मैट्रिक्स है, कोई सारणिक है, m क्रॉस n क्रॉस m, रो और कॉलम बराबर होते हैं। सपोज k मॉडुलस, तो k के घात क्या आ जाए n-1, 3 क्रॉस n, तो n आपके पास क्या है 3 है, तो हमारे पास 3-1 मॉड के a, मॉडुलस a को डिटर्मिनेंट कहते हैं। और एक सूत्र होता है एडजॉइंट होता है ना, मॉडुलस होता है डिटर्मिनेंट का n-1 होता है, मॉडुलस का a n-1 होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है, हर साल ये MCQ आता है, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, सारणिक की मदद से त्रिभुज के 3 बंद होते हैं, xy1, x2 y2, x3 y3, ये सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। x1 ए इन्वर्स निकालने के लिए उप सारणिक सेकंड निकालना होगा। सब कुछ 4.5 का क्वेश्चन है, सब कुछ बस फॉर्मूला। ए इन्वर्स क्या होता है एडजॉइंट a मॉडुलस a। ए इन्वर्स तभी निकल सकता है जब a का मान 0 ना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना। अगर 0 आ जाता है तो क्या नहीं निकाल सकते, ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते। पूछते हैं अस्तित्व के लिए पूछता है तो चेक करना होता है मॉडुलस के, अगर मॉड ए का मान 0 आता है तो नहीं है, नॉन 0 आता है तो 0 के अलावा माइनस में कुछ भी आता है तो कह सकते हैं। फिर अवयव विधि से है, जैसे आपके पास 3 समीकरण दे देगा, तो 2x प्लस जेड वाई एक्स वाई प्लस जेड बराबर जेड होता है, x माइनस वाई प्लस 2y जेड बराबर 1, 7 प्लस 2y बराबर 3 प्लस 3z बराबर 2 हल करना है। तो ax बराबर b1, एक्स वाई जेड, ax क्या हो जाएगा x y z, एक क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स, आपको पता ही होगा
ए क्या हो जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 2 1 1 1 1 1 -3, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 1 -1 3। मैं आपका सूत्र बना, ये सब कुछ पढ़ा रखें। 22 क्या है आपके, 2 x y z, ठीक है ना। फिर इसको हम हल कर दें, इधर ए इन्वर्स आ जाते हैं, फिर इसे ए का क्या निकालना होता है, ए इन्वर्स। फिर ए इन्वर्स आता है, 22 के साथ गुना करते हैं, तुलना करते हुए हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। सारणिक का गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 4.1 से प्रश्नावली आएगा ही आएगा। जैसे सारणिक का मान पंक्ति और स्तंभों के परिवर्तित करने पर, स्तंभों के मान परिवर्तित करने अपरिवर्तित रहता है। जैसे ये हमारे पास सारणिक है, जैसे A1 A2 A3, जैसे मैंने इसको ना यहाँ कर दिया, इस वाले को इधर कर दिया, चेंज कर दें, रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दिया, तो इसका सपोज करो इसका मान 5 आ रहा है ना, तो इसका मान भी 5 आएगा। अगर सारणिक को आप रो और कॉलम को परिवर्तित कर रहे हो तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं। ये पहला गुणधर्म है इसका, ठीक है। दूसरा गुणधर्म क्या है, यदि एक सारणी की 2 पंक्तियाँ परिवर्तित कर दिया जाता है। सपोज करो ये कोई सारणिक ए है, 1 2 3 5 6 7 8 9 1, कुछ भी 10, कुछ भी लिख दिया, ऐसा लिखे आप। इसको किसी 2 को आप चेंज कर रहे हो। एक सारणी की कोई 2 पंक्तियाँ या स्तंभ, परस्पर पंक्ति या स्तंभ, जैसे R1 है R2 चेंज कर रहे हैं, तो आप जितनी बार चेंज करो उतनी नेगेटिव बाहर आ जाएंगे। सारणिक है ना, तो सारणिक का चिन्ह लगाएंगे। जैसे R2 ऊपर चल गया और R1 को नीचे आ गया, तो ये नेगेटिव लग जाएगा। एक बार चेंज किए तो एक बार नेगेटिव, दोबारा से चेंज करोगे तो फिर बाहर नेगेटिव आ जाएंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टीज, यदि कोई एक सारणी की 2 पंक्तियाँ समान है, पंक्तियाँ रो समान है, उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे उदाहरण के मान हम ये लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 2 3 3 2 3 3 2, R1 से R1 से मान R2 से मान का क्या आएगा, 0 आएगा। R1 से R2 गुणधर्म क्या है, 4 क्या है, यदि किसी एक सारणी से प्रत्येक अवयव को अचर से k गुना करते हैं तो k के गुण क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास सारणिक है, तो k से गुना करते हैं एक पद में। तो इसके जब हल करेंगे ना, तो जिससे आपने गुना किया बाहर आ जाएगा। पहले मान सपोज करो 5 था, तो ये 5 किया आ जाएगा, ठीक है। 4.2 का है प्रश्नावली, अलग से इस पे वीडियो बना रखे इस गुणधर्म का। अभी फास्ट समझाना जल्दी जल्दी, वहाँ पर आराम से चीज़ों को समझा रखा है, ठीक है। अगला है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभों के कुछ 2 या अधिक योगफल के रूप में व्यक्त हो तो उस अधिक या सारणी के योगफल के रूप में किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ये A1 लैम्डा 1 A2 लैम्डा 2 A3 लैम्डा, इस तरीके से है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है यहाँ आ जाएगा, बाकी जो बचे पदे को सेम रहेंगे। मैं तोड़ को लिख सकता हूँ, प्लस वाले को तोड़ कर लिख सकता हूँ। छठा गुणधर्म क्या कहता है बच्चों, यदि एक सारणी के किसी स्तंभों या प्रत्येक अवयव दूसरी पंक्तियों या स्तंभ के संगत अवयव समान गुणधर्म को जोड़ दिया तो सारणी का मान वही रहता है। मतलब ऑपरेशन पूरा लगा रहे हो, सारणी बदलते हैं ना, ऑपरेशन बदलते, किसी C1 को चेंज करें C1 से C2 से, सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारणी का मान वही रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज़ कहा जा रहा है। चैप्टर नंबर 4 में होगा। चैप्टर नंबर 5 अब आते हैं, सत्यंत एवं अवकलनीयता। सत्यंत एवं अवकलनीयता हम क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला का। आपको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वीडियो लंबा नहीं बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि फॉर्मूला आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाए। सत्यंत और अवकलनीयता पर ये जो लिमिट्स वाला कक्षा 11 में आप भी पढ़ सको। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंस, जैसे कि आप x बराबर a पर तो एग्जैक्टली f है चेक करते हैं, लिमिट क्या देखते हैं, आसपास के मान को देखते हैं, उस मैट्रिक्स पर जा रहा है, डैश क्या रहा है। जैसे a फलन सीमा द्वारा चेक करनी, x बराबर a पर लिमिट एक्सटेंड टू a फलन l है ना, l के आसपास जा रहा है,
एग्जैक्टली मान नहीं देता है, लिमिट ए पर चेक करें। सात्यांत जब उसका चेक करते हैं तो क्या होता है, कोई बिंदु किसी बिंदु पर सात्यांत है या नहीं है, कोई फलन कांस्टेंट नंबर देता है तो वह सतत होता है, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर उस फंक्शन पर वैल्यू बराबर होती है तब उस जाकर सतत होती है। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, आर एच जिस पॉइंट पर हम बोल रहे हैं ना उस पर ज़्यादा दिखते हैं फंक्शन, क्वेश्चन करवा रखे हैं। जैसे कि ए चेक कर रहे हैं तो ए से ज़्यादा दिखते हैं, ए से ज़्यादा के लिए फलन क्या है एफ एक्स, तो या तो आप ऐसे लिखो या आप तो लिमिट लगा कर लिखो, दोनों एक दो ये बेस्ट है। लिमिट एच टू, दूसरा एल एच एस लिमिट एफ एक्स, एक तो लिमिट एच टेन टू ए प्लस एल होगा। ये आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। उसके लिए सतत के लिए क्या होता है, सतत के लिए जैसे x बराबर ए पर हमें चेक करना है सतत है या नहीं है। एल एच एल किसके बराबर, आर एच एल फंक्शन ए किसके बराबर होंगे, सभी एक दूसरे के बराबर होंगे तभी वह सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। सीमा का अस्तित्व कब होता है दोस्तों, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो और तब जाकर उसका अस्तित्व होता है, अदरवाइज सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। कुछ रिजल्ट है, जैसे दो फंक्शन आप जोड़ रहे हो घटा रहे हो तो लिमिट इसके साथ अलग अलग आ जाएंगे। किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो कांस्टेंट वाला बाहर आ जाते हैं। गुना करोगे दो फंक्शन के साथ, इसके साथ भी लिमिट आएगा और इसके साथ भी लिमिट आएगा। बात करोगे तो भी लिमिट आएंगे। भाग करने पर इस लिमिट का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, भाग वाले में मेंशन करनी। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं लिमिट के लिए ज़रूरी है। लिमिट एक्स 1 प्लस एक्स का पावर n होता है, ई होता है, ई का मान 2.73 होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, धनात्मक फंक्शन होता है, कभी माइनस में नहीं होते हैं। ई ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, आप हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 होता है, tan x बराबर 1 होता है। ये रिजल्ट हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवकलज प्रथम सिद्धांत, प्रथम 11th में एफ डैश कोई फंक्शन है डी बटा डी एक्स, एक्स बराबर ए पर चेक करना है तो लिमिट एक्स पर हमारा क्या है फंक्शन ए प्लस एच माइनस ए बटा में एच, ये यदि कोई फाइनिट वैल्यू भी देता है, यदि उस लिमिट का अस्तित्व है तो डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो। अब आते हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है क्लास 12th में। जैसे x के पावर n क्या होते हैं, एन एक्स एन माइनस 1, लॉग x क्या होता है 1 अपॉन एक्स, अचर पक्ष का अवकलज क्या होता है 0, e की पावर x क्या होता है e की पावर x, साइन एक्स का cos x साइन एक्स, tan x का अवकलज sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। e की पावर x का अवकलज e की पावर x इंटू में log x, अब जो भी रहता है उसका फिर से अवकलज हो जाता है। log a x है तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, फिर log e बेस पे e आ जाएगा। sec x का sec x tan x, cot x माइनस cos स्क्वायर x, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस फॉर्मूले को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है तो आप लोगों को तुरंत लगा फटाफट लिखने में और बनाने में, इसको थोड़ा समय ज़्यादा लगा है। एफर्ट्स के लाइक तो बनता है इस चैनल पे। अगले प्रश्न में आ जाइए, ये आप पढ़ ही चुके क्लास 11th में। साइन इनवर्स एक बटा 2 का होता है क्या 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, फिर उसके बाद कॉस माइनस हो जाता है, टेन इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक के साथ एक फ्री, सेक के साथ 1 एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, कॉस इनवर्स का ये दो सेम टाइप के फॉर्मूले, एक के साथ एक फ्री कर रहे हो तो अंश बटे हर में अवकलज, हर बटे अंश बटे हर का अवकलज, अंश माइनस अंश बटा हर का अवकलज। ये आपके पास दो फलन है। जब आप अवकलज फर्स्ट इंटू सेकंड किसी को भी मान सकते हैं, पहला वैसा का वैसा, दूसरे का अवकलज प्लस दूसरे का वैसा का वैसा प्लस दूसरे का अवकलज, एक नॉट आप
ये याद करिए, प्रत्येक बहुपदीय फलन, बहुपद क्या होता है आप जानते हैं, कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं। हर एक बहुपदीय फलन सतत और अवकलनीयता होता है, अवकलनीय होता है, और सतत और अवकलनीय होता है। इसका यूज कहाँ होगा, रूल एस के पर में, रूल पर में यदि कोई फलन सतत है क्लोज इंटरवल में, अवकलनीय है ओपन इंटरवल में, एफ ए का मान एफ बी का मान, फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसको टेंशन लेने वाले, अंतराल भी आपको दिया होगा। जो फंक्शन दिया है एक बार अवकलज करते हो, उसके 0 के बराबर रखते हैं, उसको हल करने पर सी का मान है उसके बीच में होना चाहिए, जो इंटरवल दे रखा है ओपन इंटरवल के बीच में होना चाहिए। जब आप इन सब को संतुष्ट करो तो वो आपको परिमेय को संतुष्ट करेगा। नेक्स्ट, मध्यमा इंटर में यदि कोई फलन सतत है क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में, एफ डैश सी जो भी फलन दिया है एक बार अवकलज करेंगे तो एफ वी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, हल करोगे तो सी का मान आएगा, सी के मान इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मध्यमान से संतुष्ट है। ठीक, कुछ और फॉर्मूले, लॉग एम बटा एन, तो लॉग एम प्लस एन क्या होता है, लॉग एम प्लस एन, सॉरी लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम के पावर एन पावर होता है जो सामने आ जाता है, लॉग ए के पावर पी है तो लॉग एक बेस खुद से बना लगा पी, लॉग वी ये जो ए है ऊपर आ जाएगा, लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग ई का मान 1 होता है। फॉर्म आता है पैरामेट्रिक थीटा है, डी वाई बटा में डी एक्स है, तो डी वाई डी एक्स क्या है, थीटा का फॉर्म में है, तो डी वाई बटा डी एक्स क्या होता है, डी इंटरवल डी थीटा, डी वाई बटा में डी थीटा पैरामेट्रिक थीटा है। यहाँ क्या है, डी वाई बटा डी थीटा डी एक्स बटा डी थीटा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, टी भी हो सकता था, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं, रेट ऑफ चेंज इसमें निकालना होता है, चेंज ऑफ रेट, कोई हमारे पास फंक्शन है, कोई उसका परिवर्तन निकालना है, जैसे कोई y है, कोई राशि है, इसका हमें कोई परिवर्तन निकालना है x के सापेक्ष, तो डी वाई बटे में डी एक्स रेट ऑफ चेंज कहा जाता है, डी वाई बटे डी एक्स राशि में परिवर्तन के दर है। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि बेलन, वृत्त, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेसिक चीज़ें कक्षा 9-10 से पता ही है। फिर हम लिख दिए इम्पोर्टेंट, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस बेलन का ब्रैकेट में एच प्लस आर, वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। छोटे बच्चे ने आप कब से पढ़ चुके हो, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, तो आप समझ सकते हो, बेसिक है आपका बहुत समझ। क्षेत्रफल क्या हो रहा है शंकु का, पाई आर एस ई, शंकु का क्षेत्रफल बार बार से पाई प्लस में जोड़ दीजिए, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब वर्धमान ह्रासमान फलन की बात कर लेते हैं। कोई फलन आपको देना है, फलन का वर्धमान कब होगा, जब लगातार बढ़ रहा है, जब उसका मान स्ट्रिक्ट पॉजिटिव होगा, एकदम पॉजिटिव होगा, एफ डैश का मान 0 से बड़ा होगा। अगर 0 है, ये 0 से बड़ा है, तो वर्धमान फलन के निरंतर वर्धमान नहीं कहेंगे, चित्र से आप देख सकते हैं। फिर थोड़ा आगे गया, फिर झुका, फिर बढ़ा, निरंतर ह्रासमान, एफ डैश एक्स का मान 0 से कम है, लगातार घट रहा है, तो निरंतर ह्रासमान है, 0 या 0 से कम है तो सिर्फ ह्रासमान है। फिर ये चित्र से पता लगा। स्पर्श रेखा, अब हम बात करें स्पर्श रेखा अविलंब के समीकरण के बाद। देखो दोस्तों, अरे ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, इसको टच करते हुए स्पर्श रेखा, ये इस पर अभिलंब है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 बिंदु है तो ढाल कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 x1 माइनस x2 dy बटा में dx करोगे, वक्र प्रवणता मिलेगा प्लस कर।
कोण दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर प्रवणता होती है। कोण दिया, प्रवणता मालूम है, बिंदु मालूम है, तो उस प्रश्न का समीकरण मिल जाता है। y माइनस वाई डन, जैसे x माइनस वाई बोल देते हैं, वो बिंदु आपको दिया होता है। y माइनस वाई वन वो क्या होती है, m प्रवणता x माइनस एक्स वन। अविलंब का समीकरण, अविलंब की प्रवणता निकालने के लिए कैपिटल M से दर्शाते हैं, माइनस के m 1/-के, वो बट्टे में रख दो, ये होती है, वो अविलंब की प्रवणता मिल जाएगी। और अविलंब की प्रवणता मिलने के बाद अविलंब की समीकरण मिल जाएगी। बिंदु वही रहता है, बदलता सिर्फ क्या, प्रवणता बदलती है। ये m आ जाता है यहाँ पर, तो अविलंब का समीकरण हो जाता है। इस पर आधारित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सन्निकटन मान आ सकता है, सन्निकटन त्रुटि भी आ सकती है। प्रश्नावली 6.4 का प्रश्नावली है। जैसे f(x + del(x) जो भी फंक्शन होता है, एक f(x + f'(x) del(x) में तोड़ते हैं, ये सूत्र होता है सिंपल में। सन्निकटन त्रुटि किसी में निकालना है, किसी भी आयतन में त्रुटि, आयतन के बारे में dv जो है क्या होगा, dv/dr, जो dr हो जाएगा, जिस हिसाब से dr हो जाएगा डेल आर। प्रश्न में आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसमें एक चीज़ और आती इम्पोर्टेंट है, जुड़ रहा है, जो कि सीमा अंतर, जो rx करके समीकरण दिया होगा, आपको एक बार क्या करना, अवकलज करना होगा। r' x की जगह पर क्या है, x की जगह पर जो भी क्वेश्चन में आपको मान दिया वो रख दोगे, वो आपको सीमा आय मिल जाएगा। वो मान रखने पर x की जगह पर उच्चतम एवं न्यूनतम, उच्चतम न्यूनतम निकालने की दो विधियाँ। प्रथम विधि है, प्रथम विधि में क्या होती है, जब आपकी x की मान 2 या 2 से ज़्यादा आता है तो प्रथम विधि लगाओ। जब एक सिंगल वैल्यू आता है, एक वैल्यू सिर्फ एक ही मान आता है, तो द्वितीय विधि। प्रोसीजर क्या है वो हम बताता हूँ। आपको एक फलन दिया होगा, आप एक बार अवकलज करोगे तो 0 के बराबर बना पाओगे। आपको x के मान मिलेंगे 2 से ज़्यादा मान, अंडरफल बनाओगे, फिर वो मान आप यहाँ पर रखें f'(x) में। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रहे हैं f'(x) में तो उच्चतम आएगा, ठीक है। यदि नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाके ख़त्म हो रहा है तो निम्नतम देगा, सिम्पटम से आसान है एकदम, निम्नतम देगा। फलन कैसा होगा, फलन का उच्चतम मान, फलन का निम्नतम मान निकालना, तो उस बिंदु पर वो फंक्शन x में रखना पड़ेगा, तब मान मिलेगा। नेक्स्ट द्वितीय मेथड, सिंगल पॉइंट मिलता है। प्रोसीजर सेम, आपको फंक्शन दिया होगा, एक बार अवकलज करोगे, f'(x) की 0 के बराबर रखोगे, आपका सिंगल मान मिलेगा x का। आपको क्या करना है, f'(x) का द्वारा अवकलज करना, डबल एक उसके जगह पर x का मान रखना है। f'(x) का मान जो आपको मिला, सपोज करो आपके पास a मिला, हल करने पॉजिटिव मिला, तो f' पॉजिटिव a मिला तो निम्नतम हो जाएगा, तो निगेटिव बना तो उच्चतम होगा। मान निकालना है तो आपको यहाँ रखा पड़ेगा उच्चतम मान या निम्नतम मान। ये छठे चैप्टर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब आप इंटीग्रेशन, पहली बुक खत्म, डन। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल यह हुआ, एक निश्चित समाकलन होता है जिसमें लिमिट होती है, अनिश्चित समाकलन जिसमें लिमिट नहीं होती है। जिसमें लिमिट नहीं होती है उसका जब आप हल करोगे तो प्लस में सी लगा पड़ता है, जहाँ सी समाकलन यातांक होता है। जहाँ यह है f(x) लिमिट लगाना था a से b, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट हो जाता है f(x). f इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। यहाँ NCERT से फॉर्मूला चिपका है, यहाँ आप देख सकते हो। x के पावर n क्या होता है, x के पावर n + 1/n-1 dx का x आ जाता है, cos x का sin x का माइनस cos x, ठीक है। sec स्क्वायर के x का tan x, cos स्क्वायर x का cot x, sec स्क्वायर tan x का sec x, cos x का cot x dx क्या होता है, माइनस cos x। इसका क्या होता है, साइन इनवर्स x, जो अवकलज का होता है ना, अवकलज के फॉर्मूले याद है, ऑटोमेटिकली समाकलन के भी कुछ याद हो जाएंगे। एक किसका होता है, कॉस इनवर्स,
माइनस कब होता है? कॉस में, माइनस के पद में, तो कॉस इन्वर्स लिखना है। पॉजिटिव लिखना है तो साइन इन्वर्स। 1/1 स्क्वायर कितना है? tan इन्वर्स एक्स का, माइनस का कॉट इन्वर्स एक्स, इसका सेक इन्वर्स, माइनस का कॉस सेक इन्वर्स, ई की पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन क्या आता है? ई की पावर एक्स 1/x का लॉग एक्स, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस, इसके बिना याद कर लीजिए क्वेश्चन होगा ही नहीं। कुछ और फॉर्मूले हैं, tan एक्स के इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, जब आप इंटीग्रेशन माइनस में लिखेंगे तो कॉस लिख देना। कॉट एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का तो लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, कॉट एक्स कॉस एक्स का होता है लॉग कॉस एक्स माइनस के कॉट एक्स। कुछ और फॉर्मूले होते हैं, डी एक्स बटा में ए स्क्वायर वाला 1/2 लॉग एक्स माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए प्लस सी, यही फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर बटा में होगा जब कांस्टेंट वाला टर्म जो पहले आता है, एक्स प्लस ऊपर वाला आता है, भारी वाला ऊपर और हौला वाला नीचे बैठ जाता है, दोनों सेम है, भारी वाला ऊपर हौला वाला नीचे होते हैं। डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स सी, रूट लग गया है यहाँ पर जो है वही आ जाएगा प्लस सेम, रूट लग गया है यहाँ पर, अंडर रूट लग गया, यही फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स बटा ए। ठीक है, यही चीज़ है, यहाँ पर अंडर रूट लग गया तो लॉग प्लस में आ जाएगा, ये चीज़ है, ये चीज़। ठीक है, लिख लिख कर आप याद कर लो, पर्चा बना लो, नोट्स बना लो, ओपन नोट्स दीवार पर चिपका दो, बड़े बड़े चार्ट्स लगा दो, पॉकेट नोट्स चलते फिरते पढ़ते रहो, याद कर दो। चार्ट बनाओ, घर पे ही रह जाएगा, इधर उधर पॉकेट में मार्केट बना लो, रिवाइज करते हो, खेलने जाने कूदने जाने पॉकेट में लेके चलो, कहीं भी जा रहा हो पॉकेट में पढ़ना बचेगा, तो आप याद बने, दीवार पर ही चिपक के रह जाएगा, बड़े बड़े चार्ट बनाने पर, छोटे छोटे बनाओ। अगला है कुछ नोट है, अंश की घात हर की घात से बड़ी है, कोई p/q के रूप में आ जाए समाकलन में, अंश और हर दोनों बराबर हैं, दोनों स्थिति में क्या देना है? भाग देना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा, अंश की वजह से इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो अंश को आपको तोड़ना पड़ता है। कैसे अंश को तोड़ते हैं? a/dx, हर का अवकलज करना होता है प्लस b, तोड़ने से काम बन जाता है। यह इम्पॉर्टेंट नोट है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट चीज़ है जो दोस्तों, आंशिक भिन्न, जैसे दो को दो सिंबल से बोझ है, दो गुणनखंड है, ए के बटे में इतना, बी के बटे में इतना, सेम यहाँ सेम, पावर में दो है, एक और नॉर्मल वाला आएगा एक्स माइनस एक पावर वाला आएगा एक्स माइनस ए, तीन अलग अलग गुणनखंड, ए के बटे में उतना, बी के बटे में उतना, सी के बटे में उतना। देखो यहाँ पे भी रैखिक गुणनखंड है, एक सिंगल है, एक पावर के 2 वाला है, होल स्क्वायर वाला। पहले यहाँ पर क्या है, ए के पावर एक एक्स माइनस ए, बी के बट्टे पूरा ले लूँगा, सी के बट्टे में ये ले लूँगा। यहाँ पर देखो एक रैखिक समीकरण है, दूसरा द्विघात समीकरण, इसका आप तोड़ नहीं सकते इस तरीके से, वो सिंगल है, एक के बट्टे में आ जाएगा, घात 2 है, बी एक्स प्लस सी, ये ऐसे लिख जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 5 बी एक्स प्लस सी पूरा बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, आराम से जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आता है, ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला तभी फ़ायदा है। नेक्स्ट मैंने बोला था समाकलन जब करते हैं, दो फलन है आपके पास, इंटीग्रेशन कैसा होगा? आइलेट रूल रखता है, या तो इंटीजर आई का मतलब 1 2 3, या इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम है, लॉग एल ए का मतलब एलजेब्रिक, एक्स जैसे कि एक्स स्क्वायर ऐसे, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल वाले ई की पावर एक्स लाइन से। ठीक है, उस आधार पर हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, दो फलन है, इंटीग्रेशन करना है, पहला बाहर रख लो, सूत्र क्या रख दो, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस पूरी का इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाकर, पहले वाला के अवकलज, दूसरे वाला का समाकलन, फिर इसके बाद हल करने पर पूरी का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। ये चीज़ हो गई। ये अब नेक्स्ट, अगर आपको परिमेय मिलेगा, इंटीग्रेशन है ई की पावर एक्स, जिसमें ई की पावर एक्स उसमें नहीं लगता, गुणे में होगा
वो अंदर फलन है, उस फलन का ही अवकलज है। ए एफ एक्स है, ए पूरा मौजूद है एफ एक्स का, उस समाकलन का हल होता है ई की पावर एक्स है, यहाँ आ जाएगी एफ एक्स, यहाँ आ जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 2 नंबर का इंटीग्रेशन यहाँ से आ सकता है आप सभी को। विशेष कुछ और विशेष फलन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डी एक्स एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो यहाँ पर है ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स, ये आप इसको याद कर लीजिए। पॉजिटिव आ गया, निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, बाकी सब सिंपल सेम है, ठीक है। ए स्क्वायर पहले आ गया तो क्या होगा, तो जो यहाँ पर है वो भी होगा, बस यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ई हो जाएगा। योगफल की सीमा द्वारा बोल देगा, सिंपल योगफल की सीमा द्वारा आपको बोल देगा, तो उसी से करना है। एफ एक्स डी एक्स है ना, तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 एच एफ ए प्लस एच एफ एन माइनस 1 एच। हर साल क्वेश्चन इस पर आते हैं एन एच बराबर क्या होता है, बी माइनस ए होता है। एन एच का भी प्रयोग करना होता है कैलकुलेशन में। कुछ फॉर्मूला है सिग्मा एम की एन की, तो एन इंटू एन प्लस 1 बटा में दो एन सिग्मा एन स्क्वायर एन प्लस 1 2 n प्लस 1 6 होता है, तो एन के बराबर एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 होता है। प्रॉपर्टीज है, इस पर अलग से वीडियोज अपलोड करेंगे। प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रॉपर्टीज 4 का, पी फॉर प्रॉपर्टीज, इसका यूज सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका भी होता है, आपको देखो मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज में फंक्शन को चेंज करते हैं तो एफ एक्स को डी टी में लिख सकते हैं। आप लिमिट चेंज करो, ए टू का वो लिमिट ए से बी करोगे, बी से जैसे ही चेंज करो तो माइनस में आ जाता है, जैसे ही सेम होता है उस कंडीशन में आंसर आपका 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ए प्लस बी एफ एक्स है ना, तो मैं इसको तोड़ कर लिख सकता हूँ, जैसे मॉडुलस वाले फंक्शन है ना, मॉड वाला, आप लिमिट को तोड़ कर लिखते हो, तो वो चीज़ें ए से बी है, एक नया सी ले लिया, सी पे ख़त्म, सी से ख़त्म, सी से शुरू, फंक्शन वही है। ये बेसिकली ये आयत होता है, ए प्लस बी को जोड़कर एक्सपोज में से घटा सकता हूँ किसी भी ज़रूरत पड़ी तो। 0 से ये जाता है तो फंक्शन ए माइनस एक्स लिख सकता हूँ, एक्स की जगह पर, ठीक है। 0 से 2 है, 0 से एफ एक्स एफ 2 ए माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 से 2 है फंक्शन है, 2 सामने जब आ जाएगा तब ए, जब 2 है तो सामने कब आता है, जब एफ एक्स 2x माइनस एक्स के बराबर होता है, 2a माइनस एक्स, एफ एक्स का मान उस इंटीग्रेशन का मान क्या होता है, इसके बराबर 0 होता है। माइनस ए से ए लिमिट जा रही है तो उसने यहाँ पर दोगुना लगता है 0 से एफ एक्स, तब वो जाकर सम फलन हो कॉस एक्स, जैसे कि माइनस एक्स के फिर कॉस एक्स ही आना है, कॉस एक्स माइनस ए से ए जा रहा है तो 0 आएगा, वो भी सम फलन हो, जैसे कि साइन एक्स। एक्स की जगह पर जैसे एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखोगे तो आपको जैसे साइन एक्स हो जाएगा माइनस के। इस पर भी वीडियो अलग से एक वीडियो बना रखें, एकदम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे इसमें लिंक। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत आसान होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूले फिगर का अच्छा नॉलेज हो, विकर्ण का तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको सपोज करो क्षेत्रफल निकालना होता है ना, क्षेत्रफल का बेसिक अनुसार नियम क्या है, लिमिट आप एक्स में ले रहे हो तो लिमिट क्या देखो वाई में, लिमिट वाई में ले रहे हो तो सूत्र में क्या है एक्स में मिलेगा, बस 2 ही सूत्र हैं। कुछ फिगर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि प्रबलय है, निगेटिव एक्स है तो इधर आएगा, पॉजिटिव एक्स है तो इधर आएगा, 4ay है तो पॉजिटिव ऊपर जाएगा, निगेटिव है तो नीचे आएगा। ये दीर्घवृत्त का होता है, ये वृत्त का समीकरण होता है, ये केंद्र है एच के, ये त्रिज्या है आर, एच माइनस एक स्क्वायर फिर 4x स्क्वायर। अगला चैप्टर पे आ जाते हैं, अवकलन समीकरण, ऑर्डर पूछेगा, कोटि, डेरिवेटिव पूछेगा, डिग्री पूछेगा, घात। कोटि कितनी बार अवकलज होता है, डिग्री क्या होती है उसकी घात होती है। क्वेश्चन करो समझ में आएगा।
प्रथम कोटि को हल करने को वेरिएबल सोच एक्स वाले को और वाई वाले को अलग करो, फिर इंटीग्रेशन करो, हल करो। समघाती अवकलन समीकरण दो टाइप के होते हैं। समघाती एक्स, जिसमें एक्स फंक्शन की घात हो, हर एक की सेम होती है, तो दो घात है, दो सम में एक है तो एक है, दो है तो दो है, डी वाई डी एक्स के रूप में आ रहा है तो वाई के स्थान पर डी वाई रख सकते हैं, डी वाई बटे में डी एक्स अवकलज करते हैं, भी प्लस डी वाई बटे में डी एक्स, डी वी बटे में डी एक्स को एक तरफ वाई को एक तरफ अलग करते हैं, उसके बाद समाकलन करते हैं, लास्ट में भी बराबर वाई अपॉन एक्स रख देते हैं, हल कर देते हैं। अब और डी एक्स बटा डी वाई बटा आता है तो एक्स के जगह पर क्या आता है एफ इंटू एक्स बराबर डी वी बटा डी वाई हो जाता है, डी एक्स बटा डी वाई प्लस भी प्लस वाई डी वी बटा डी वाई हो जाता है। फिर वही काम समाकलन करोगे तो आंसर मिलेगा, लास्ट में भी के जगह पर क्या रखते हैं एक्स वाई। रैखिक अवकलन समीकरण डी वाई बटा डी एक्स इस टाइप का, प्लस पी वाई बराबर क्यू, पी और क्यू फंक्शन होता है ना, एक्स की फंक्शन होता है, एक्स या कांस्टेंट होता है। पहले क्या है इंटीग्रेटिव वेक्टर आई एफ ई की पावर पी डी एक्स, इसका हल क्या है वाई गुना इंटीग्रेशन क्यू गुना आई एफ डी एक्स प्लस सी। इसमें और फॉर्मूले हैं ई की पावर एक्स लॉग एक्स बराबर एक्स, बहुत ज़रूरी पड़ेगा, बार बार यूज होगा इसमें। अगर इस रूप में आता है डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स बराबर, ये भी रैखिक समीकरण है, डी वाई पी एक्स बराबर क्यू। पी और क्यू जो होते हैं फंक्शन होते हैं वाई की, किसके फंक्शन होते हैं वाई के फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये फंक्शन होते हैं वाई के या कांस्टेंट होते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आता है एक्स गुना आई एफ बराबर होता है एक इंटीग्रेशन एक्स नहीं होता है क्यू एफ डी वाई प्लस सी होता है, सॉरी क्यू एफ डी वाई प्लस सी होता है। प्रश्नावली 9.5 में 6 में मिल जाएगी। 5 चैप्टर 10 सदिश क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों पता। दिशा एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होते हैं, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे, जेड के लिए के होता है। जनरली एग्जाम्पल ले लिया, एक सदिश है, इसका परिणाम निकालना मॉडुलस से दर्शाते हैं, अंडर रूट करोगे तो आई को गुणज A1 स्क्वायर करो 2 को प्लस A2 का स्क्वायर करो A3 A स्क्वायर, ठीक है। सदिश के प्रकार शून्य सदिश सारे शून्य होते हैं, आई जे के। यदि कोई मात्रक सदिश है तो उसका मात्रक निकालना है, तो इसका ए वेक्टर है तो इसका मात्रक निकालना है, तो क्या होगा तो मॉडुलस जो भी वेक्टर है उसका मापांक निकालोगे, परिमाण निकालोगे, बटों में डाल दोगे, हो गया मात्रक। संरेख दिखाना है, 2 सदिश हैं, किसी एक सदिश को मल्टीपल्स के फॉर्म में दिखा देना है। सपोज करो हमारे पास ए है आई प्लस जे, बी है 2i प्लस 2j, 2 यहाँ से ओपनिस्ट आ जाएगा, बी को मैं लिख दे रहा हूँ 2a के रूप में, क्योंकि ए है तो b बराबर 2a हो जाएगा, तो एक्चुअली b बराबर लैम्डा का फॉर्म है। ए सदिश और बी सदिश है, आपस में संरेख होंगे, ठीक है। समान सदिश क्या होते हैं, जैसे भी हमने बताया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स 2y बराबर होता है 3j प्लस 5k, एक्स 2 के बराबर हो जाएगा, y 3 के बराबर हो जाएगा, z 5 के बराबर हो जाएगा। तुलना कर देंगे, सदिश में a प्लस बी प्लस a के बराबर होता है, इसमें साचारिक नियम भी लगता है। आपके पास 2 सदिश हैं, एक बिंदु ए है एक बिंदु ए है, P1 P2 निकालना है, P1 P2 वेक्टर ए क्या है OP2 माइनस OP1 OP वेक्टर फॉर्म में बनाते हैं तो बिंदु वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है, ऐसे वो OP है ना x2y y2j z2 के, OP P2 क्या हो जाएगा x1 y1 z1, P1 क्या हो जाएगा बता देंगे तो ये आ जाएगा। खंड सूत्र मिल जाएगा आपको, अंतर विभाजन जैसे लिखे PQ BQ,
ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये हम बिंदु एक लेना है तो आर वेक्टर हो रहा है। ये मुझे अगर आर वेक्टर निकालना है तो एम अनुपात एन व्यक्त किया तो सूत्र क्या हो जाएगा, तो एम बी प्लस एन ए प्लस एम प्लस एन अंत विभाजन के लिए, और बाह्य विभाजन के लिए करेगा तो ये पी क्यू रेखा है। ठीक है, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो बाहर ले लिए आर, बाह्य विभाजन कर लिए तो यहाँ से एम है और यहाँ से एन है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर एम बी वेक्टर एम बी एन ए बट्टा में एन माइनस वन बाह्य विभाजन के लिए। कोई वेक्टर ए वेक्टर का है तो प्रक्षेप निकालना, ए वेक्टर का वी पर प्रक्षेप निकालना, तो ए डॉट बी जिस पर प्रक्षेप निकाला उसका मॉडुलस नीचे आया जाएगा। ठीक है, ठीक है, एल एम एन हो जाते डिजॉइन होते हैं, डी सी दे रखे हैं, डी सी डायरेक्शन डी सी दे रखे, ए बी सी डायरेक्शन। अगर आपको अभी क्वेश्चन में आगे तो 11वें चैप्टर में यदि ए बी सी आपके क्या है, ये आपके डी आर है, डी आर का मतलब डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात। ठीक है, दिक अनुपात है तो दिक कोजाइन क्या है, दिक कोजाइन को एल से एल एम एन एक ए के बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम होते हैं बी बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एन होता है सी के बट्टे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, कुछ नियम है जैसे कि पता ही होगा आपको, देखो अगर ए डॉट बी जीरो होता है इसका मतलब आपस में क्या है, लंबवत है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ए डॉट बी जीरो है इसका मतलब परस्पर आपस में क्या है, लंबवत है ए डॉट बी, ये ध्यान रखना है। ये भी कुछ कंडीशन है जैसे आई डॉट आई जे डॉट के का मान 1 होता है, आई के अलावा किसी सेम नहीं रहेगा तो जीरो हो जाएगा, आई डॉट जे सेम नहीं रहेगा तो जीरो हो जाएगा, नॉट ए सेम डॉट में। यदि दो सदिश हो तो उनके बीच का कोण निकालना है तो सूत्र क्या होता है, उस स्थिति में सूत्र आपका ये होता है कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर बटा मॉडुलस ए बी वेक्टर में क्रम विनिमय होते हैं, ए डॉट बी का इसके ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, क्रम विनिमय है। ठीक, उसके बाद अगला क्रॉस के नेक्स्ट क्रॉस निकालना है, आपको आता ही होगा ए क्रॉस बी निकालना है, जैसे कि ए क्रॉस बी निकाल, दो वेक्टर दे रखे हैं ए क्रॉस बी में, तो यहाँ पर आई जे के जो भी ऑप्शन दे रहे हैं फिलहाल करते हो ना, ए क्रॉस बी सिखा रखा है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, नहीं तो सेम मिलेगा तो जीरो होगा, इसमें सिमटी चलते हैं जैसे आई, ये देखो आई है, ये जे है, आई क्रॉस जे के देगा, के क्रॉस आई जे देगा, आई देगा सॉरी, के क्रॉस आई जे देगा, उल्टा चलोगे तो माइनस में लग जाए। इनके बीच का कोण होता है साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी ए मॉडुलस बी, ये सूत्र है। ठीक है, अब आगे जाओ नेक्स्ट, सदिश गुणनफल का भी ले सकते हो, जैसे कि ये है, ये चीज़ इसके बराबर होते हैं, ये चीज़ इसके बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज, यदि दो समांतर ये वेक्टर है बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, एक मैंने उदाहरण के तौर पर भी मैंने ले लिया है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र बोलेगा ए दे रखा है बी दे रखा है, तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो फिर उसके निकालो परिमाण, तो उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, रेखा के दिक् कोण में संबंध क्या है, एल एम एन होता है ना, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर आता है, इक्वल। ठीक है, यदि आपके पास दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोजाइन कैसे निकालते हैं, देखो दो बिंदु सपोज करो x1 y1 z1, दूसरा है x2 y2 z2। ठीक है, तो आपका ये होगा पहला डायरेक्शन रेशियो, पहला निकल दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो, ये सूत्र x2 माइनस x1, बी का सूत्र है y2 माइनस y1, सी का सूत्र होता है z2 माइनस z1। आपको ए बी सी मिल गया, तो अभी थोड़ी देर पहले एम एन एल निकालना सीखा है, एम एन थोड़ी देर पहले, ये देखो फॉर्मूला में ये इस सूत्र में रख दोगे आपको क्या मिल जाएगा, दिक् अनुपात,
डिक कोजाइन जिसे डिक अनुपात, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन में भी लिखा रखा है, कर भी रखा है क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल में। नेक्स्ट अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। दिए गए बिंदु, एक बिंदु दिया हुआ है, जे जाने वाली दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण आर बराबर लैम्डा वी, ये भी दिया होगा भी। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, आपको एक बिंदु दे रखा है x1 y1 z1, ठीक है। आपको एक क्या दे रखा होगा, बी बराबर समीकरण, वहाँ से क्या मिलेगा x माइनस x1 आई का गुणज a y माइनस y1 z1 माइनस z1 c, कार्टेशियन सोन का इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x माइनस x1, इस तरीके से हल करोगे तो पता चलेगा ज़्यादा। एक मैं आपको टिक्स दे रहा हूँ, हर टॉपिक उस हर फॉर्मूला का एक टॉपिक का क्वेश्चन आप करो, उसके बाद आपका दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। हर बार मतलब कि जितना भी क्वेश्चन है आपका, उसको एक बार फॉर्मूला का एक बार क्वेश्चन बना करके अपने कॉपी में ले लीजिए, लिख लीजिएगा। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको दिमाग में सेम बैठेगा। अगला टॉपिक, दो बिंदु वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ये है, एक दूसरी बिंदु ये है, ठीक है। तो ये आपका होता है सदिश समीकरण, ये फॉर्मूला, ये होता है कार्तीय फल समीकरण, कार्तीय फलित समीकरण। इस फॉर्मूले पर रख देंगे। दो रेखाओं के बीच के मध्य कोण, दो रेखाओं के A1 B1 C2 A2 B2 C2 निकालोगे तो cos थीटा बराबर यही फॉर्मूला, यही से आप भी लिख लीजिए। कॉस के मदद से आप साइन के भी, कॉस की मदद से साइन का भी निकाल सकते हैं। दो रेखा लंबवत का कब होती है, जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो होता है। समांतर कब होती है, जब एक आपस में अनुपात बराबर होता है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, एक रेखा है एक दूसरी रेखा ये है, A1 B1 A2 B2 है, तो तुलना करोगे तो उनका बीच का कोण ये होगा, कॉस ये होगा, B1 B2 यही होगा। एक कार्तीय रूप में दे रखा है, तो एक कार्तीय रूप में दे रखा है समीकरण, तो उनका बीच का कोण निकालना है, तो इसका यह सूत्र होगा। अब स्क्रीनशॉट लिख कर ले सकते हैं। मैं अच्छे कलेक्ट करने के लिए NCERT उठाएं, NCERT से बेस्ट कुछ नहीं है समझने के लिए। मैं अलग से मैंने किया है, मैं बलवान हूँ, मेरे भाई सब कुछ आता है, ये ऐसा नहीं है। सब कुछ NCERT मस्त तरीके से, बस आपको आँखों के सामने लिख दिया। मैं आलसी बहुत है ना, ये चीज़ गलत है। दो विषम रेखाओं के बीच की दूरी ये है, एक ये विषम की दूरी है, दूरी निकालनी है, इसके सूत्र ये है। तो इसकी थोड़ा बात करूँ, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में ये सूत्र होता है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये सूत्र है, ठीक है। ये आपके A माना, ये B1 B2 माना, इसको हल करोगे तो ये इसकी दूरी आ जाएगी। एक कार्तीय रूप में पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। इस सूत्र में रखना पड़ेगा न्यूनतम दूरी निकालने के लिए, और हर साल आता है न्यूनतम दूरी का बोर्ड, बहुत ज़्यादा मोस्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, एक रेखा ये है, एक रेखा, दो रेखाएं एक दूसरे समांतर वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में है, ठीक है। तो सदिश रूप में है तो ये सूत्र लगाना है, ये, ठीक है। अगर कार्तीय रूप में है, ये हो गया ना, कार्तीय रूप में है, ये तो हो गया। अब हम समतल का जो समीकरण होता है ना, सदिश समीकरण R.N बराबर D होता है, एक नंबर में होता है। कार्तीय समीकरण LX प्लस MY प्लस NZ प्लस D होता है, एंड कार्टेशियन। नेक्स्ट टॉपिक, एक दिए गए सनुज के दिए गए बिंदु से समतल का समीकरण, एक सदिश दिया होगा, एक बिंदु दिया रखा होगा, उसके अनुरूप कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा और सदिश समीकरण क्या होगा। सदिश समीकरण ये होता है कार्टेशियन फॉर्म और सदिश, ये सदिश फॉर्म। कार्तीय समीकरण ये होगा, ठीक, लिख लीजिएगा।
आपको अच्छे से समझने के लिए उदाहरण भी दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर कॉपी में लिख लीजिएगा। इस कनेक्ट करने के लिए आपको उदाहरण भी दे दिए, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कनेक्ट कर फॉर्मूले के साथ उदाहरण भी लगा दिए, आप आराम से पहुँच करके समझ सकते हैं कैसे। नेक्स्ट टॉपिक है तीन असंरेखीय बिंदु। तीन असंरेखीय, संरेखीय नहीं है, उनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ये पहले बिंदु से समीकरण ये होता है। बिंदु से समीकरण तो आपको बनाना वेक्टर फॉर्म तो आपको आता ही होगा। ये होगा सदिश समीकरण, यदि कार्तीय का ये तो ये कार्तीय समीकरण, कार्तीय की बात करूँ ठीक है, इसे आप याद कीजिए, ये कार्तीय समीकरण है, ये कार्तीय समीकरण है। ओके, नेक्स्ट है आपका अंतःखंड रूप समतल x अपॉन a y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 1 अंतःखंड। ये जो वाला क्वेश्चन है, जो एक्स की स्क्रीनशॉट लिए ना, बहुत बार पूछे, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बार पूछे जाते हैं। फॉर्मूला नहीं देखे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बार पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। दो रेखाओं का सहतली होना। दो रेखा सहतली कब होगा? जब A2 माइनस A2 B1 माइनस B क्रॉस B2 जीरो हो, तो कार्टेशियन फॉर्म में जब इसको हल करोगे तो जीरो होगा, तब होगा। उदाहरण भी आपके सामने दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो समतलों के बीच के कोण। दो समतल, एक वेक्टर फॉर्म में ए है, दूसरा समतल ये है, तो उसके बीच के कोण क्या होगा? ये होगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, कार्तीय रूप में। ये एक समतल है, ये दूसरा समतल है, तो उनका बीच का कोण ये निकलेगा, उनका बीच का कोण ये निकलेगा, ठीक है। आगे नहीं बढ़ते। बीच की दूरी, एक रेखा और एक समतल की रेखा, एक रेखा एक समतल है, तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालें? ये समतल है, ये रेखा है, ये समतल है, इनके बीच का कोण कैसे निकालें हम लोग? ये सूत्र होता है, ये सूत्र है किसमें? ये सूत्र है आपका, देखो दोस्तों, ये सूत्र साइन थीटा में, ये आप इसे रखो, ये साइन थीटा बराबर होता है। ये उसका एग्जाम्पल है, ये एक रेखा है, ये एक समतल है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब आते हैं 12वें चैप्टर में, तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, आपका 12वें चैप्टर में सिर्फ ग्राफ है, उसको आप स्किप करो। इसमें आता है, इसको प्रायिकता, सब प्रतिबंध प्रायिकता, ये तो बैंड कर दी। तो PEF निकालना है, तो PEF होता है बटा में PEF, मतलब PF का प्रायिकता। PF जो है कभी जीरो नहीं हो सकता, PF जो है जीरो नहीं हो, जो आप दो है, P इंटू EF के बराबर आ जाता है। तो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं बेस प्रमेय करने के लिए क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। प्रश्नावली 13.3 में आपको प्रमेय पर क्वेश्चन मिलेंगे पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब माध्य निकालने के लिए, EX क्या होता है? XI इंटू PX, ठीक है। क्वेश्चन करने के बाद ही आपको समझ में। फिर पर्सन क्या होता है? EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, इसका प्रसरण है, इसका आप व्याख्या करोगे, अंडर रूट निकाल लोगे, जो कि अब प्रसरण है, उसका वर्गमूल निकालते हैं, वो आपका क्या आता है? मानक विचलन। उसके बाद नेक्स्ट प्रायिकता मेंटेन करने के ये सूत्र, PX बराबर NCX Q इनके पावर में x के बटे v, ये वाला q क्या होता है? 1 माइनस p, ये x है, PX है, इस तरीके से होता है। इस तरीके से सारे सूत्र ऑलमोस्ट, एक का आई थिंक छूट सकते हैं, ये छूट गए मुझसे तो बता देना, हमें मेंशन करके लिख दूंगा। प्लीज़ आप ये नोट बना लीजिए। सूत्र याद तभी हो गए, तभी आज इस पे क्वेश्चन करोगे, सूत्र बेसिस पे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपके मन में ऑटोमेटिक छपते रहते हैं। प्रैक्टिस इज द परफेक्ट चैप्टर। आज प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे सूत्र ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें।